Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to discuss NCERT exemplar problems beta class 12th की. And the chapter that we are going to discuss is the first chapter in that is relations and functions. अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम करेंगे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं बेटा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड हैं. Is it all right? Example 17 to 33 we are going to discuss in this particular lecture. क्योंकि यूजली क्या होता है कि बच्चे एक्सरसाइज तो कर लेते हैं बट दे टेंड टू नेग्लेक्ट द एग्जाम्पल्स. लेट मी टेल यू, चाहे वो एनसीईआरटी है या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है, उनमें एग्जाम्पल्स करने बहुत ज़रूरी है. Alright, you get many questions in board exams and in competitive exams also from that. ठीक है, तो पहला जो उसमें चैप्टर है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स की बुक में बेटा रिलेशंस फंक्शंस के हम करेंगे एग्जाम्पल्स विच आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर वी बिगिन, don't forget to subscribe to our channel so that you keep on getting notifications on the upcoming lectures and you take complete benefit of it. All right, तो देखो स्टार्ट करते हैं. तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, वो एग्जाम्पल 17 से बेटा उसके ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हैं. तो 17th है आपका, ये देखो क्या लिखा है. Let R be a relation on set n of natural numbers defined by n is related to m if n divides m. तो दो हमारे नेचुरल नंबर्स तब रिलेट हो रहे हैं जब एक नेचुरल नंबर पहला दूसरे को डिवाइड करता है. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू है. एंड एज यू कैन सी फ्रॉम द ऑप्शंस हमें ये चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है. तो देखो रिलेशन क्या दिया है. एक तरह से हम ये कह सकते हैं रिलेशन में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स n, m आ रहे हैं बेटा सच दैट n और m दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं पहली बात तो, और दूसरा आपको दिया है कि n डिवाइड्स m बेटा. इज इट ऑल राइट? n m को डिवाइड करता है. तो अगर n m को डिवाइड करता है इसका मतलब ये हुआ कि m अपॉन n विल बी इक्वल टू इंटीजर बेटा. इज इट ऑल राइट? तो ये कोई इंटीजर होगा क्योंकि दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली डिवाइड करके हमारा कैसा इंटीजर आएगा बेटा, वी विल गेट पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि न्यूमिनेटर भी नेचुरल नंबर है और डिनोमिनेटर भी. तो अब चेक करते हैं इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. तो सबसे पहली चीज देखो रिफ्लेक्सिव. इज इट ऑल राइट? रिफ्लेक्सिव कोई रिलेशन आपको याद होगा तब होता है जब हर एलिमेंट खुद से रिलेट होता है. तो मान लो यहाँ पे n कोई भी नेचुरल नंबर है, तो n देखो r को बिलोंग करेगा फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n. क्यों? वाई? बिकॉज n डिवाइड्स n. हर नेचुरल नंबर बेटा खुद को डिवाइड करता है. क्यों? क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर को खुद से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा ना, और 1 पॉजिटिव इंटीजर है. तो एवरी एलिमेंट विल बी रिलेटेड टू इटसेल्फ. दैट मीन्स दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. अब आते हैं हम किस पे, सिमेट्रिक पे. सेकेंड चीज जो हम चेक करेंगे वो ये है, क्या ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है या नहीं है. इज इट ऑल राइट? कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है बेटा, जब अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर में है तो बी ए बी होना चाहिए. ऑल राइट, तो यहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं लेट n, m बिलोंग टू रिलेशन आर, जिसमें n और m दोनों ही क्या हो जाएंगे आपके नेचुरल नंबर्स. इसका मतलब ये हो गया कि n डिवाइड्स m बेटा. अगर n m को डिवाइड करता है तो क्या हर बारी m भी n को डिवाइड करेगा. अब एक एग्जांपल देखो. अब देखो किसी चीज को अगर सही प्रूफ करना है तो इन जनरल करना होता है, गलत प्रूफ करना है तो 1 काउंटर एग्जांपल इज सफिशिएंट. इज इट ओके? अब जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, मान लो n को ले लो 3 और m को ले लें अगर 12, तो 3 डिवाइड्स 12 करता है ना. 3 जो है वो डिवाइड करता है 12 को. इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर 3, 12 जो है वो इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है. बट क्या 12 3 को डिवाइड करता है? नहीं करता. 12 डज नॉट डिवाइड 3. इज इट ऑल राइट? तो
क्योंकि 3/12 तो नहीं होता ना नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर 12,3 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो हमें काउंटर एग्जाम्पल मिल गया जहां पे 312 तो है पर उसका रिवर्स नहीं है, तो इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक बेटा। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। इज इट ओके? अब ट्रांजिटिव भी चेक करना है तो देखो कर सकते हैं। तो लुक एट दिस कि वेदर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट। अब देखो इन जनरल हम ट्रांजिटिव कोई रिलेशन कब बोलते हैं कि अगर आपके पास ए बी और बी सी दो ऑर्डर्ड पेयर्स अगर आर को बिलोंग करते हैं तो ए सी करना चाहिए। तो यहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं लेट एन कॉमा एम और सपोज m कॉमा p बिलोंग टू r। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे n डिवाइड्स m और साथ ही साथ m डिवाइड्स p। इज इट ओके? अब इसका मतलब ये हुआ जैसे हमने कहा था कि अगर n m को डिवाइड करता है तो m अपॉन n कोई इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर मान लो λ1। m डिवाइड करता है p को तो p अपॉन m विल ऑल्सो बी सम पॉजिटिव इंटीजर λ2। तो λ1 λ2 हमारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। इज इट ऑल राइट? ये अब आप यहां से ऑब्जर्व करो m कैन बी रिटन एज n λ1 एंड p कैन बी रिटन एज m λ2। यहां से m की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देते हैं तो व्हाट आर वी गेटिंग? We are getting p is equal to n λ1 λ2। अब देखो अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट भी एक इंटीजर ही होगा। तो λ1 इंटू λ2 को लैम्डा मान लो, इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर। दैट मीन्स वी हैव p इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा। इसका मतलब क्या हो गया कि n p को डिवाइड करता है। This implies n divides p और इससे हमें पता चल गया n कॉमा p ऑर्डर्ड पेयर r को बिलोंग कर रहा है। तो देखो हमने क्या शो कर दिया है यहाँ पे, वी हैव शोन कि अगर mn कॉमा m p r को बिलोंग करते हैं तो n कॉमा p भी हर बार r को बिलोंग करेगा। This implies r is ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा r जो है वो क्या है? ट्रांजिटिव हो गया। तो इसका मतलब देखो हमारा r रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, पर सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस तो नहीं होगा। इज इट ऑल राइट? अब देखते हैं इसमें ऑप्शंस। लुक एट द ऑप्शंस नाउ। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रॉन्ग है क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं था। ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक रॉन्ग है क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। इक्विवेलेंस रॉन्ग है क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऑफ कोर्स दिस इज करेक्ट। तो दैट मींस करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी डी। इज इट ओके? तो ये था एग्जाम्पल 17। अब अगले एग्जाम्पल पे मूव करते हैं, एग्जाम्पल 18। इसमें आपको कहा है लेट L डिनोट सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन। तो रिलेशन R अगर हम डिफाइन करते हैं कि L इज रिलेटेड टू M, मतलब L और M दो स्ट्रेट लाइंस हैं, इफ एंड ओनली इफ L इज परपेंडिकुलर टू M फॉर ऑल LM बिलोंगिंग टू सेट कैपिटल L। तो आपको बताना है अगेन R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से क्या होगा। तो ये देखो रिलेशन R इसमें क्या दिया है बेटा? वी आर गिवन रिलेशन R में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं L कॉमा M सच दैट L और M बेटा स्ट्रेट लाइंस हैं, मतलब दोनों सेट कैपिटल L को बिलोंग करते हैं। कैपिटल L था सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन और साथ में L इज परपेंडिकुलर टू M। इज इट ऑल राइट? ये देखो इफ एंड ओनली इफ L इज परपेंडिकुलर टू M। अब सबसे पहली चीज हम चेक करते हैं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। क्या आप ये बोल सकते हो कि हर लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है? नहीं। तो यहां पे हम कहेंगे L इज नॉट परपेंडिकुलर टू L। हर लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं मानी जाती बेटा। दिस इंप्लाइज L कॉमा L डज नॉट बिलोंग टू R। इसका मतलब R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो R बेटा रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड चीज चेक करते हैं जो कि है सिमेट्रिक है या नहीं। तो लेट अस चेक वेदर दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट।
तो इसमें सिमेट्रिक में याद है ना कि अगर ए बी आर में है तो बी ए होना चाहिए। तो यहाँ पे अज्यूम कर लो कि मान लो ऑर्डर्ड पेयर एल एम आर को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हो गया कि L इज परपेंडिकुलर टू M। मान लो हमारे पास ये L लाइन है बेटा और इसके परपेंडिकुलर ये है लाइन हमारी M। इज इट ऑल राइट? तो अगर L M के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं यहाँ पे दिस इंप्लाइज M इज परपेंडिकुलर टू L। बात तो एक ही है ना, L को M के परपेंडिकुलर बोलो या M को L के परपेंडिकुलर बोलो। तो जब जब L M के परपेंडिकुलर होगा M L के हो जाएगा। तो अगर L M R को बिलोंग करता है तो M L भी बिलोंग करेगा R को। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक। तो ये जो रिलेशन है बेटा वो कैसा है? सिमेट्रिक है। इज इट ओके? अब हम चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो लेट अस चेक वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट। तो ट्रांजिटिव में हम इन जनरल क्या लेते हैं कि अगर ए बी कॉमा बी सी आर को बिलोंग करते हैं तो ए सी करना चाहिए। तो यहां पे अज्यूम कर लो लेट एल कॉमा एम और एम कॉमा पी बिलोंग टू रिलेशन आर। इसका मतलब ये हो गया कि एल इज परपेंडिकुलर टू एम एंड लाइन एम इज परपेंडिकुलर टू पी। अब देखो मान लो हमारे पास ये है लाइन एम। तो L आपको कहा है M के परपेंडिकुलर है, प्लेन पे ले रहे हैं लाइंस, ऑलराइट। तो L इज परपेंडिकुलर टू M। फिर आपको कहा है M P के परपेंडिकुलर है। तो अगर M P के परपेंडिकुलर है तो P लाइन कुछ ऐसे होगी ना, ठीक है। L M के परपेंडिकुलर है, M P के परपेंडिकुलर है। अब आप नोटिस करो क्या L और P आपस में परपेंडिकुलर होंगे? नो, L और P तो आपस में पैरेलल हो गए। तो दिस इंप्लाइज L इज नॉट परपेंडिकुलर टू P बेटा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा L किसके? P के। इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर्ड पेयर LP जो है बेटा दैट डज नॉट बिलोंग टू R। ये R को बिलोंग नहीं करता। तो हमने यहां पे क्या दिखाया कि अगर L M N P R को बिलोंग करता है तो L P R को बिलोंग नहीं करता। तो दिस इंप्लाइज R इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसका मतलब R ना तो रिफ्लेक्सिव था ना ही ट्रांजिटिव है, पर सिमेट्रिक था। सिमेट्रिक क्यों था? देखो अगर L M के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली M L के परपेंडिकुलर होगा ही होगा। तो चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन में बेटा विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो इट इज सिमेट्रिक, तो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। इज इट ओके? तो ये था हमारा एग्जाम्पल 18 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स का। अब हम अगले पे चलते हैं, लुक एट एग्जाम्पल 19। इसमें आपको दिया है n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और ये फंक्शन आपको ऐसे डिफाइन किया गया है। तो आपको अब सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव या बाइजेक्टिव बताना है। ऑलराइट, सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू, मतलब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन अगर है। फिर इंजेक्टिव का मतलब होता है 1-1, मतलब अगर प्री इमेजेस डिफरेंट हैं तो उनकी इमेजेस भी डिफरेंट होनी चाहिए। ऑलराइट, और बाइजेक्टिव मीन्स विच इज बोथ इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव। तो देखो लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको दिया है f फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। डिफाइंड कैसे है वो देखो कि f ऑफ n इज इक्वल टू 2n प्लस 3 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। सबसे पहले हम इंजेक्टिव चेक करते हैं। इज इट ऑल राइट? पहले चेक करते हैं कि वेदर इट इज इंजेक्टिव और नॉट। इंजेक्टिव का मतलब 1-1 है या नहीं है। तो इसका तरीका ये होता है कि अज्यूम कर लो लेट f ऑफ n1 बी इक्वल टू f ऑफ n2 वेयर n1 n2 बोथ आर नेचुरल नंबर्स। तो अगर fn हमारा फंक्शन ये है तो f ऑफ n1 हो जाएगा बेटा 2n1 प्लस 3 और n2 हो जाएगा 2n2 प्लस 3। 3 कैंसिल कर दो, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। वी आर गेटिंग n1 इक्वल टू n2 ओनली। अगर सिर्फ ये मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि f इज 1-1 या फिर इंजेक्टिव बेटा। तो f फंक्शन हमारा क्या है?
इंजेक्टिव है, क्योंकि प्री इमेजेस अगर इक्वल हैं तो ही इमेजेस इक्वल हैं। मतलब अगर इमेजेस इक्वल हैं तो ऐसा नहीं है कि प्री इमेजेस हमारी डिफरेंट हैं, वो भी सेम है। इसका मतलब अगर प्री इमेजेस डिफरेंट होंगी तो इमेजेस भी डिफरेंट होंगी। इसका मतलब F हो गया इंजेक्टिव। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा ये फंक्शन जो है बेटा सर्जेक्टिव है या नहीं है। इज इट ऑल राइट? नाउ वी चेक वेदर इट इज सर्जेक्टिव और नॉट। अब आप देखो, जैसे f ऑफ n हमें ये दिया है 2n plus 3 where n is any natural number। अब जैसे मैं सबसे पहला अगर नेचुरल नंबर लूं, मान लो n को 1 लेते हैं, तो देखो 1 की इमेज क्या है, 2 into 1 plus 3 which is equal to 5। फिर जैसे अगर n को 2 ले रहे हो तो 2 की इमेज कितनी है, ऑब्जर्व करो, 2 into 2 plus 3 which is equal to 7। आप ऑब्जर्व करो, जैसे सबसे पहले नेचुरल नंबर की इमेज 5 आई है। अब जैसे ये फंक्शन आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, मतलब आपकी डोमेन अगर नेचुरल नंबर्स है तो कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, जो कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर यहाँ पे मान लो एलिमेंट हम 1 ले लें, तो देखते हैं क्या 1 की कोई प्री इमेज है। तो हम क्या चेक करेंगे कि प्री इमेज ऑफ 1 क्या है। इज इट ऑल राइट? क्योंकि जैसे 5 की प्री इमेज कितनी है, 1 है, पर उससे पहले तो 4 नेचुरल नंबर्स आ गए ना, 1 2 3 4। तो पहला अगर 1 लेते हैं तो प्री इमेज ऑफ 1 एग्जिस्ट करती है कि नहीं, वो चेक करो। तो इसका मतलब किसी नेचुरल नंबर के लिए हमारे पास 1 आना चाहिए, तभी हमें 1 की प्री इमेज मिलेगी। तो देखो f ऑफ n है 2n plus 3 which is equal to 1। That means 2n is minus 2. This implies n is equal to minus 1. But this does not belong to n. ये तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, इसका मतलब 1 की कोई प्री इमेज ही नहीं है। इसी तरह 2 की भी कोई प्री इमेज नहीं है, 3 की नहीं है, 4 की नहीं है, सीधे 5 की है, फिर 6 की नहीं है, 7 की है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी रेंज है बेटा, that is not equal to complete set of natural numbers। all right, रेंज सारी नेचुरल नंबर्स सेट नहीं है हमारी। इज इट ओके? क्योंकि कुछ नेचुरल नंबर, जैसे हमने 1 कहा, 1 की हमें प्री इमेज नहीं मिल रही, तो ऑब्वियसली रेंज ऑल नेचुरल नंबर्स नहीं होगी, जबकि कोडोमेन हमारी क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो इसका मतलब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ऑल राइट, रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब f इज नॉट सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का दूसरा नाम क्या होता है, ऑनटू फंक्शन। तो इट इज नॉट सर्जेक्टिव। ऑलराइट, तो ये हमारा जो फंक्शन था, ये हमने देखा इंजेक्टिव तो था, बट इट इज नॉट सर्जेक्टिव। तो चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना, ये देखो, इट वॉज इंजेक्टिव बट इट इज नॉट सर्जेक्टिव। तो अगर सर्जेक्टिव नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए तो दोनों चीजें होनी चाहिए। तो इसका मतलब सिर्फ इंजेक्टिव है, तो दैट मीन्स इन दिस केस वी हैव बी ऑप्शन टू बी करेक्ट। इज इट ओके? तो ये था एग्जाम्पल 19। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल 20। 20th है, if a set has 3 elements and B has 4 elements, तो number of injective mappings that can be defined from A to B। तो हमारे पास एक फंक्शन है f, किससे किस में, देखो we have a function f from set A to B, और आपको कहा है हमारा f फंक्शन क्या है बेटा, इंजेक्टिव है। You are given that it is injective। तो कितने इंजेक्टिव फंक्शंस बन सकते हैं? अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B है 4। तो देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं एरो डायग्राम से। मान लो यहाँ पे ये हमने सेट A लिया एंड वी आर टेकिंग अ सेट B। इज इट ओके? सपोज सेट A में हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं, A1 A2 A3, और B में 4 एलिमेंट्स हैं, सपोज B1 B2 B3 B4। अब इंजेक्टिव का मतलब क्या है कि डिफरेंट प्री इमेजेस विल हैव डिफरेंट इमेजेस, कोई भी दो की सेम इमेज नहीं हो सकती। अब आप ऐसे समझो कि A1 को रिलेट करने के देखो कितने तरीके हैं, 4 वेज हैं। A1 को आप B1 B2 B3 B4 किसी से भी रिलेट कर सकते हो। मान लो A1 को B1 से कर दिया,
अब A2 को रिलेट करने के फिर 3 वेज बचेंगे। क्यों? क्योंकि A2 को आप B1 से रिलेट नहीं कर सकते, दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज सेम नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा फंक्शन इंजेक्टिव है, मतलब 1 1 है। तो A2 को रिलेट करने के 3 वेज होंगे, तीनों में से किसी से भी कर दो। मान लो हमने B3 से कर दिया। अब आते हैं A3 पे। A3 के लिए आपके पास दो ऑप्शंस बची, B2 की या फिर किसकी, B4 की। तो A2 को रिलेट कर A3 को रिलेट करने के दो तरीके हो गए। मान लो A3 को रिलेट कर दिया हमने B4 से। इज इट ऑल राइट? तो सारे काम करने हैं ना। फंक्शन तभी होता है जब A का हर एलिमेंट रिलेट होगा, एक को भी छोड़ नहीं सकते, नहीं तो फंक्शन नहीं होता। याद है ना, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। यही तो डेफिनेशन होती है फंक्शन की। तो A का हर एलिमेंट रिलेट होना चाहिए। 1 1 है तो जिससे A1 रिलेट हो गया उससे A2 नहीं होगा, जिससे A1 A2 रिलेट हो गए उससे A3 नहीं होगा। तो सारे काम करने हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन अप्लाई होगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेज हमारे ये हो गए, इट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 24। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इंजेक्शंस जो है हमारी वो कितनी हो जाएंगी बेटा, 24। इज इट ऑल राइट? या फिर देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक डायरेक्ट रिजल्ट भी हमारे पास होता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में सपोज m है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में है n, तो ऑब्वियसली 1 1 फंक्शन के लिए आपके पास, अगर आपके पास 1 1 फंक्शन आपको चाहिए तो n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू m। मतलब B में कम से कम उतने एलिमेंट तो हो जितने A में हैं, तभी तो हर एक को डिफरेंट इमेज मिलेगी, या ज्यादा हो सकते हैं। जैसे यहां पे देखो B में ज्यादा एलिमेंट्स थे A से। ऑलराइट, तो हमारे पास अगर ये सिचुएशन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस बेटा, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, npm। इज इट ऑल राइट? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो हमारा m है 3 और n की वैल्यू है 4। इज इट ऑल राइट? तो हम यहां पे अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएंगे ये 4p3 which is equal to 4 factorial upon 4 minus 3 1 factorial which is again equal to 24। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो आंसर इन एनी केस इज कमिंग आउट टू बी 24। तो लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा। तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी बता दिया। ऑल राइट, तो 24 दैट मीन्स हेयर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ओके? इतने हमारे पास 1 1 फंक्शंस या इंजेक्टिव फंक्शंस हो जाएंगे। अगले एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। लुक एट एग्जाम्पल 21। वी आर गिवन f इज अ फंक्शन r टू r, मतलब रियल नंबर्स से रियल नंबर्स में, डिफाइंड बाय f ऑफ x है sin x और g भी r से r में है, g ऑफ x इज x स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में बात हो रही है कॉम्पोजिट फंक्शंस की। ऑलराइट, तो आप नोटिस कर रहे हो, पहले हमने रिलेशन के क्वेश्चन किए, फिर हमने इंजेक्टिव सर्जेक्टिव की बात करी, अब हम कॉम्पोजिट फंक्शंस की बात कर रहे हैं, आगे हम इनवर्स की बात करेंगे। तो आपके सारे इस चैप्टर के रिलेशंस फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे थ्रू दिस लेक्चर। इज इट ओके? सो आगे के भी क्वेश्चंस बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें कहा है f is a function from real numbers to real numbers given by fx is equal to sin x। all right, और g भी फंक्शन है हमारा रियल नंबर्स से रियल नंबर्स में, और g ऑफ x है हमारा x स्क्वायर। तो आपको बताना है f नॉट g ऑफ x क्या होगा। इज इट ऑल राइट? ये हमें निकालना है। तो देखो कॉम्पोजिट फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे। f नॉट g ऑफ x का मतलब है f ऑफ g ऑफ x। अब देखो g ऑफ x कितना है, x स्क्वायर, तो ये हो गया f ऑफ x स्क्वायर। अब यहां पे देखो x की इमेज कितनी है, sin x है, तो x स्क्वायर की इमेज क्या हो जाएगी, sin ऑफ x स्क्वायर। इज इट ऑल राइट? तो ये होगा। अब बस ऑप्शंस चेक कर लो, ये हमारा आंसर आ गया sin ऑफ x स्क्वायर। नाउ लुक एट द ऑप्शंस, आप देख सकते हो सी ऑप्शन आएगी। ये डिफरेंट है साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ एग्जांपल 22।
आपको कहा है f is again a function from real numbers to real numbers defined by fx is 3x minus 4. तो अब देखो इनवर्स की बात हो गई ना इसमें, तो आपको बताना है कि इसमें इनवर्स क्या होगा, राइट? तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें गिवन है कि f is a function from real numbers to real numbers defined by f of x is equal to 3x minus 4. देखो पहली बात तो ये होती है कि हमारा जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, है ना, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बाइजेक्टिव मींस इट शुड बी इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव। तो ये फंक्शन हमारा इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी। तो इनवर्स निकालने के स्टेप्स क्या होते हैं? देखो पहला स्टेप होता है कि रिप्लेस एफ एक्स बाय वाई। तो एफ एक्स को y से रिप्लेस कर दो, y इज इक्वल टू 3x माइनस 4। तो हमने क्या किया है? fx को रिप्लेस किया है किससे? y से। अब अगले स्टेप में वी विल राइट x इन टर्म्स ऑफ y। तो यहां से x निकालना है। तो नोटिस करो y प्लस 4 इज इक्वल टू 3x, तो x विल बी इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 3। अब यहां से देखो अगर f ऑफ x y है तो x कितना होगा बेटा? f इनवर्स ऑफ y। तो ये वाला जो x है उसको रिप्लेस कर देते हैं f इनवर्स ऑफ y से। तो दैट मीन्स f इनवर्स ऑफ y इज कमिंग आउट टू बी y प्लस 4 अपॉन 3। अब ये इनवर्स आया है y की टर्म्स में, तो अगर आपको f इनवर्स ऑफ x चाहिए बेटा, तो इसका मतलब f इनवर्स ऑफ x के लिए जहां पे यहाँ पे y है उसके बदले में ले लो x। लेफ्ट साइड में y की जगह x लिया है, तो राइट साइड में भी इन प्लेस ऑफ y टेक x, तो इट इज x प्लस 4 अपॉन 3। इज इट ओके? तो ये हो जाएगा हमारा इनवर्स फंक्शन x प्लस 4 बाय 3। लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो x प्लस 4 बाय 3 इज ए ऑप्शन, दैट मीन्स दिस क्वेश्चन विल हैव ए ऑप्शन टू बी करेक्ट बेटा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी हो गई ए। इज इट ओके? तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 22। So example 23 is f is a function from real numbers to real numbers defined by f of x as x square plus 1. Then we have to find pre-images of 17 and minus 3 respectively. Respectively का मतलब जो पहला है इसमें वो है pre-image of 17, फिर कॉमा के बाद बेटा जो दिया है that is pre-image of minus 3। इसी ऑर्डर में दिया हुआ है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। Look here now. We have function f from real numbers to real numbers defined by f of x is equal to x square plus 1. अब सबसे पहले हम निकालते हैं प्री इमेज ऑफ 17। ऑलराइट, तो लेट अस टॉक अबाउट प्री इमेज किसकी? 17 की। तो इसका मतलब हो गया कि f ऑफ x है हमारा 17, तो हमें x फाइंड आउट करना है। प्री इमेज का मतलब यही है, ठीक है? कौन सा x है जिसकी इमेज बन रही है? 17। अब f of x is given to be x square plus 1, तो x square plus 1 is 17. Let us find x from here. All right, तो ये देखो x square is equal to 16. That means x is equal to plus minus 4. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है इस सेट को -4, 4। तो ये तो बेटा आपकी आ गई प्री इमेज ऑफ किसकी? 17 की। इज इट ऑल राइट? फिर आपको किसकी प्री इमेज चाहिए? क्वेश्चन में देखो -3 की। नाउ लेट अस फाइंड प्री इमेज ऑफ -3। इज इट ऑल राइट? सो वी नीड टू ऑब्टेन प्री इमेज ऑफ -3। तो इसका मतलब हमें वो x चाहिए जिसके लिए f ऑफ x है -3। तो f ऑफ x इज इक्वल टू -3 एंड वी वांट टू फाइंड x बेटा। तो f ऑफ x कितना था? देखो x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू -3। लेट अस ट्राई टू फाइंड x बेटा। सो वी हैव x स्क्वायर इज इक्वल टू -4। तो x कितना हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4, which is not real. This does not belong to the set of real numbers. जबकि आप देखो हमारा फंक्शन रियल नंबर्स से रियल नंबर्स में है, तो डोमेन जो है आपकी वो क्या है? रियल नंबर्स है। x रियल नंबर्स को बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा x रियल नहीं आया बेटा, डज नॉट बिलोंग टू r। तो इसका मतलब x किस सेट को बिलोंग करता है? फाई को, मतलब एम्प्टी सेट।
You know that phi is empty set. तो 17 की प्री इमेज हमारी आई है ये सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट्स -4 and 4 और -3 की इमेज है 5. लेट अस चेक हियर विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा. तो आप यहां पे देखो, पहले ये 4 -4 सेट और फिर 5, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि रिस्पेक्टिवली कहा है ना. तो 17 की प्री इमेज 4, -4 दो एलिमेंट्स थे सेट कंटेनिंग दीज टू एलिमेंट्स, -3 की इमेज 5 थी. तो करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी सी. तो गलती से भी ए को टिक नहीं करना. ऑलराइट, तो दिस वाज एग्जांपल 23. नाउ लुक एट एग्जांपल 24. We are given that for real numbers x and y defined, x is related to y if and only if x minus y plus root 2 is irrational number. तो आपको बताना है बेटा रिलेशन R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या फिर नन ऑफ दीज. ऑलराइट, तो करते हैं स्टार्ट. तो सबसे पहले देखो हमें रिलेशन क्या दिया है. दिस रिलेशन कंटेन्स ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट x minus y plus root 2 is irrational. ठीक है, तो ये होना चाहिए irrational. और x और y देखो क्या है, रिलेशन रियल नंबर्स में है. तो x और y हमारे दे आर रियल नंबर्स. रियल नंबर्स के सेट को हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं क्योंकि r से बेटा रिलेशन भी डिनोट कर रहे हैं. तो चेक करते हैं सबसे पहले वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट. तो सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव. अब आप इसमें देखो रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. तो मान लेते हैं लेट x बी एनी रियल नंबर. ऑलराइट, तो देखो x माइनस एक्स प्लस रूट 2 क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी रूट 2, जो कि हमेशा क्या है, इर्रेशनल है. इज इट ऑलराइट. तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि ऑर्डर्ड पेयर x, x इस रिलेशन को बिलोंग करेगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स. ऑलराइट, तो यही तो चाहिए होता है रिफ्लेक्सिव में. तो दिस इंप्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव क्योंकि हर एलिमेंट खुद से रिलेट हो रहा है. क्योंकि किसी भी एलिमेंट को खुद से माइनस करके रूट 2 ऐड करोगे तो रूट 2 आएगा विच विल ऑलवेज बी इर्रेशनल. तो अगर x माइनस वाई प्लस रूट 2 इर्रेशनल है तो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा था. तो x आर को बिलोंग हमेशा करेगा. इसका मतलब बेटा R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव. अब देखो चेक करते हैं हम यहां पे सिमेट्रिक है या नहीं है. नाउ लेट अस चेक सिमेट्रिक. कोई रिलेशन देखो सिमेट्रिक कब होता है कि अगर एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी करना चाहिए. तो एज्यूम कर लो लेट एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन आर. इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस वाई प्लस रूट 2 इज इर्रेशनल. इज इट ऑलराइट. तो ये हमें मिल गया. तो हमें ये चेक करना है कि अगर x, y r को बिलोंग करता है तो क्या हमेशा y, x भी करेगा. तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें हम एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं बेटा. इज इट ऑलराइट. सो लेट मी टेक हेयर x टू बी इक्वल टू मान लो 2 रूट 2 और y को ले लेते हैं बेटा अंडर रूट ऑफ 2. सपोज हमने ये लिया. अब आप यहां पे जरा चेक करो कि व्हाट इज x माइनस वाई प्लस रूट 2. ये हो गया 2 रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, जो कि सॉल्व करके आ रहा है 2 रूट 2 और ये है हमारा इर्रेशनल. इज इट ऑलराइट. दिस इज इर्रेशनल. लेकिन अगर हम y माइनस एक्स प्लस रूट 2 निकालेंगे बेटा तो देखो क्या आएगा. y है हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2, x है माइनस 2 रूट 2 और प्लस रूट 2. इनका सम अगर आप देखोगे तो ये कितना आ रहा है, this is coming out to be 0 which is not irrational. 0 irrational number नहीं होता बेटा, ये तो rational है. Is it all right? तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया जिसमें y x r को बिलोंग नहीं करता जबकि x y करता था. तो इसका मतलब अगर x y बिलोंग को r कर रहा है तो हमने काउंटर एग्जाम्पल से शो किया कि y x r को बिलोंग नहीं करता. दिस इंप्लाइज r इज नॉट सिमेट्रिक बेटा. ऑलराइट, तो रिलेशन हमारा क्या है, नॉट सिमेट्रिक. तो इट इज नॉट सिमेट्रिक. गॉट इट. ये हो जाएगा. अब देखो ट्रांजिटिव चेक करते हैं. लेट अस चेक वेदर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट. ट्रांजिटिव में आप क्या करोगे, हम दो ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे. किस टाइप के, एक्स वाई कॉमा वाई जेड. तो एज्यूम कर लेते हैं
लेट एक्स वाई, ऑल राइट, कॉमा वाई जेड जो है वो आर को बिलोंग करता है। तो अगर एक्स जेड भी आर को हर बार बिलोंग करेगा तो ही रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। अब एक्स वाई आर को बिलोंग करता है, इसका मतलब एक्स माइनस वाई प्लस √2 होना चाहिए इर्रेशनल, और वाई जेड करता है तो इसका मतलब एंड y माइनस जेड प्लस √2 भी क्या होना चाहिए हमारा बेटा, इर्रेशनल। तो चेक करते हैं काउंटर एग्जाम्पल से कि क्या ऐसा हर बार ट्रू होगा या नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पे, ठीक है, लेट मी टेक वन एग्जाम्पल। सपोज आई एम टेकिंग हेयर x टू बी इक्वल टू, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो x है 2√2, सपोज y को ले लेते हैं 0 और मान लो z को ले लेते हैं 3√2। रियल नंबर्स ही तो लेने हैं, एक्स वाई जेड क्या होते हैं, रियल नंबर्स, तो ये सारे रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स यू नो उसके सेट में रैशनल इररैशनल दोनों आते हैं। अब देखो हम पहले ये निकालते हैं x माइनस वाई प्लस √2, तो ये हो जाएगा आपका 2√2 माइनस 0 प्लस √2 विच इज इक्वल टू 3√2, और ये है हमारा इररैशनल। अब चेक करो y माइनस जेड प्लस √2, तो दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 3√2 प्लस √2, जो कि किसके इक्वल है, देखो माइनस 2√2 के। ऑल राइट, अगेन इट इज इररैशनल, ये फिर से क्या है, इररैशनल है। लेकिन अगर अब हम ये निकालते हैं x माइनस जेड प्लस √2, तो ऑब्जर्व करो x है आपका 2√2, z है 3√2 प्लस √2, तो 3√2 माइनस 3√2 0 हो गया, विच इज नॉट इररैशनल। तो अगर ये इररैशनल नहीं है, इसका मतलब x z डज नॉट बिलोंग टू r। तो हमने ये शो किया कि अगर x y और y z r को बिलोंग करते हैं तो जरूरी नहीं है कि x z r को बिलोंग करे। एक काउंटर एग्जाम्पल मिला जिसमें x z r को बिलोंग नहीं करता, दिस इंप्लाइज r इज नॉट ट्रांजिटिव। ऑल राइट, तो ये रिलेशन आपका r बेटा जो है वो नॉट ट्रांजिटिव है। गॉट इट, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ना ही ये सिमेट्रिक था ना ही ट्रांजिटिव था, दिस रिलेशन वॉज ओनली रिफ्लेक्सिव। ऑल राइट, तो ऑप्शंस चेक करते हैं बेटा इसकी, यहाँ पे देखो, तो ये रिलेशन जो है हमारा सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। इज इट ओके? तो दिस वॉज एग्जाम्पल 24। अगले पे मूव करते हैं। ऑल राइट, एग्जाम्पल 25। देखो एग्जाम्पल 25 में क्या दिया है। अब ये आपका एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें ऑप्शंस नहीं दी हैं, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कह लो या फिल इन द ब्लैंक्स कह लो। तो कंसिडर द सेट A इक्वल टू 1 2 3 और R स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आपने बताना है R क्या होगा। अब आप नोटिस करो यहाँ पे कि जैसे हमें ये दिया हुआ है, सेट A है बेटा 1 2 3, इज इट ऑल राइट? तो रिलेशन अगर ऑन सेट A चाहिए ना, तो R अगर रिलेशन है, इफ R इज रिलेशन ऑन सेट A, देखो ठीक है, अगर ये सेट A के ऊपर रिलेशन है, दिस इंप्लाइज R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो रिलेशन इसी को तो कहते हैं कि कोई भी A क्रॉस A का सबसेट विल बी कॉल्ड एज अ रिलेशन ऑन सेट A। अब देखो A क्रॉस A में आपके क्या ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ठीक है, A से A क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ले रहे हैं, तो इट विल कंटेन ऑर्डर्ड पेयर्स 1 1 1 2 1 3। all right, then it will contain 2 1 2 2 2 3। फिर देखो इसमें क्या एलिमेंट्स आएंगे, इट विल कंटेन एलिमेंट्स 3 1, all right, then 3 2, और फिर इसमें आएंगे 3 3। तो ये हमारा सेट हो गया A क्रॉस A। अब देखो कोई भी रिलेशन जो होगा ना वो इसका सबसेट होगा, और आपको स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है। अब जैसे हम अगर रिलेशन एक ये R लेते हैं बेटा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है ना, तो हर एलिमेंट खुद से रिलेट होके आना चाहिए। इसका मतलब 1 1 2 2 और 3 3 तो आने ही चाहिए। इज इट ऑल राइट? तो हम ये ले लेते हैं 1 1 2 2 और 3 3। रिफ्लेक्सिव के लिए मिनिमम ये 3 एलिमेंट्स तो चाहिए ही। तो अगर सपोज हम इसी को एक रिलेशन देखें, तो क्या ये सिमेट्रिक भी है? बिल्कुल है।
सिमेट्रिक कब होता है बेटा? जब ये देखो रिफ्लेक्सिव के लिए तो आपको पता है ये कंडीशन चाहिए होती है कि x, x बिलोंग्स टू r. इज इट ऑल राइट? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a. तो वो हमने ले लिया, हर एलिमेंट खुद से रिलेट हो रहा है. फिर आपको पता है सिमेट्रिक के लिए हमें ये चाहिए होता है कि इफ xy बिलोंग्स टू r देन yx बिलोंग्स टू r. इजंट इट? कि अगर xy r को बिलोंग करता है तो फिर yx भी बिलोंग करेगा किसको? r को. तो आप नोटिस करो 1 1 का रिवर्स 1 1 ही है ना, 2 2 का रिवर्स 2 2 ही है, 3 3 का रिवर्स 3 3 ही है. तो ये वाला जो हमारा रिलेशन था दिस इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, और ये सिमेट्रिक भी है क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बेटा. अब देखो कोई रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है? ये देखो, अगर कोई रिलेशन ट्रांजिटिव है तो हम ये कहते हैं कि उसमें अगर हमारे पास, इफ इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, कि अगर आपके पास ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं एक्स वाई कॉमा वाई जेड आर को बिलोंग करते हैं, देन एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर. तो यहां पे हम ये बोल रहे हैं अगर ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इफ कहा है, इफ, तो ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब कि एक की सेकेंड एंट्री दूसरे की फर्स्ट एंट्री के इक्वल हो. अब इस रिलेशन में ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें एक की सेकेंड एंट्री फर्स्ट एंट्री के इक्वल हो. तो ये रिलेशन बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो जाएगा. ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? जब आपके पास एक्स वाई और वाई जेड आर में है और आपको एक्स जेड नहीं मिलता. अगर आर में आप एक्स वाई कॉमा वाई जेड जैसे दो ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं देख पा रहे हो तो फिर बाय डिफॉल्ट वो रिलेशन बेटा क्या हो जाता है? ट्रांजिटिव. तो इस पर्टिकुलर रिलेशन में हमारे पास कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट दिस रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव ऑल्सो. इज इट ऑल राइट? तो ये वाला जो हमने रिलेशन निकाला है आर, ये हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है. तो दिस इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि जो तीनों होता है वही इक्विवेलेंस रिलेशन होता है. इससे छोटा नहीं बना सकते क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 तो होने ही चाहिए. तो दिस इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन. इज इट ऑल राइट? तो यही हमारा आंसर होगा. तो आप आंसर ऐसे ही लिखोगे. इज इट ऑल राइट? तो इसमें जो हमारा आंसर है वो यही होगा कि ये वाला रिलेशन है आर कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 1 2 2 और 3 3. ठीक है, दिस इज द आंसर. तो इसमें आंसर हमारा कोई वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो ये आंसर हो गया. इज इट ओके? तो दिस वाज एग्जाम्पल कौन सा? 25. क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, अब अगले एग्जाम्पल पे मूव करते हैं. Before we move, don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon beta so that you do not miss out on any of the lectures. All right. So the next example is, as you can see, example 26. The domain of the function आपने निकालनी है. Defined by, function is from real numbers to real numbers and function is defined by f of x is equal to under root of x square minus 3x plus 2. तो देखो इस फंक्शन की डोमेन कैसे निकालेंगे. आपको फंक्शन दिया है रियल नंबर्स से रियल नंबर्स में और फंक्शन डिफाइंड है f ऑफ x इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. इज इट ऑल राइट? अब देखो आप डोमेन भी रियल नंबर्स है, को डोमेन भी रियल नंबर्स है, तो इसका मतलब fx रियल नंबर वैल्यूज लेगा तो उसके लिए रूट के अंदर वाली क्वांटिटी बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए. डोमेन्स मींस x की क्या वैल्यूज लें फॉर विच द फंक्शन इज रियल नंबर. ऑलराइट, जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो रियल होनी चाहिए. तो यहां पे हमारे पास कंडीशन ये है कि वैल्यू इनसाइड द स्क्वायर रूट बेटा दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ऑलराइट, दिस इज माइनस 3x. ऑलराइट, क्योंकि रूट न्यूमिनेटर में है तो 0 आ सकता है बेटा, इक्वल टू 0 अलाउड है. अगर आपका स्क्वायर रूट जो होता है वो डिनोमिनेटर में होता है तो हम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं होगा. तो इस इनइक्वालिटी को अब सॉल्व करना है. तो इसमें क्या करोगे? फैक्टराइज कर लो पहले. स्प्लिट द मिडिल टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स x इज कॉमन, x माइनस 2 minus 1 x minus 2 is greater than or equal to 0.
पहली दो टर्म्स में देखो हमारे पास आ गया ये फर्स्ट और सेकेंड टर्म में x माइनस 2 कॉमन था, तो दो फैक्टर्स हमारे ये आ गए। अब इनको वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करते हैं इस इनइक्वालिटी को। व्हाट आर द रूट्स? रूट्स आर 1 एंड 2। तो क्या करते हैं, नंबर लाइन पे हम रूट्स को प्लॉट करते हैं बेटा। पहले छोटा रूट आएगा फिर बड़ा। क्योंकि इक्वल टू 0 अलाउड है तो इसका मतलब x कैन टेक वैल्यू 1 एज वेल एज 2। फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बिकॉज प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0 तो दैट मीन्स प्लस वाला रीजन हम लेंगे। इज इट ऑल राइट? पीछे जा सकते हैं माइनस इन्फिनिटी तक और आगे कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब बेटा जो डोमेन है हमारी, मतलब x जो वैल्यूज ले रहा था वो देखो क्या आ गई कि x इज बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर जा सकते हो 1 तक क्लोज्ड इंटरवल, बिकॉज 1 इज इंक्लूडेड। देन यूनियन, क्योंकि गैप है 2 से लेकर इन्फिनिटी, तो यूनियन क्लोज्ड इंटरवल टू इन्फिनिटी। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। इज इट ओके? तो ये थी हमारी डोमेन ऑफ द फंक्शन बेटा। क्लियर हो गया? तो दिस वाज एग्जांपल 26। अगले पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ एग्जांपल 27। क्या दिया है? लेट अस चेक। कंसिडर अ सेट A containing n elements, then the total number of injective functions from A onto itself. Is it all right? कितने इंजेक्टिव फंक्शंस होंगे A onto itself, मतलब वो onto भी होना चाहिए। तो चेक करते हैं यहाँ पे। आप देखो A सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो एज्यूम कर लेते हैं सपोज A सेट में n एलिमेंट्स हैं A1 A2 A3 अप टिल AN। इज इट ऑल राइट? और f फंक्शन आपको दिया है A टू A, ये हमें दिया हुआ है। ऑल राइट? अब देखो यहाँ पे अगर हम एक एरो डायग्राम बनाते हैं, सपोज दिस इज सेट A और यहां भी ले लो सेट A, तो ये भी सेट A है, ये भी सेट A है और ये हमारा फंक्शन है। A में हमने एलिमेंट्स ये लिए हुए हैं A1 A2 A3 AN बेटा। सिमिलरली यहां भी A1 A2 A3 AN। गॉट इट? अब देखो आपको 1 1 फंक्शन चाहिए, ठीक है? इंजेक्टिव फंक्शन मतलब 1 1। तो जैसे A1 को रिलेट करते हो आप किसी भी एक एलिमेंट से, n में से कोई भी ले सकते हैं, तो A1 को रिलेट करने के कितने वेज हो गए? n वेज हो गए। n में से किसी भी एलिमेंट से एसोसिएट कर सकते हो। अब क्योंकि फंक्शन 1 1 है तो अगर A1 को A1 से किया है तो A2 को A1 से नहीं कर सकते। तो अब आपके पास कितनी चॉइसेस बचेंगी बेटा? n माइनस 1 वेज होंगे। सपोज A2 को आपने रिलेट कर दिया A3 से। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं A3 पे, तो जिनसे A1 A2 रिलेट हुए हैं उनसे आप A3 को रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि इंजेक्टिव फंक्शन चाहिए। इंजेक्टिव में अगर प्री इमेजेस डिफरेंट हैं तो इमेजेस भी डिफरेंट होनी चाहिए, सेम इमेज नहीं हो सकती। तो जिससे A1 या A2 रिलेट हो गए आप उनसे किसी और को रिलेट नहीं कर सकते हो। तो हमारे पास कितने वेज बचेंगे? n माइनस 2 वेज। इज इट ऑल राइट? एंड सो ऑन हम आगे चलते जाते हैं। तो जब आखिरी एलिमेंट a n पे आओगे बेटा, आपके पास n माइनस 1 एलिमेंट्स यहां पे n माइनस 1 एलिमेंट से रिलेट हो चुके होंगे, तो आखिरी एलिमेंट के लिए आपको एक ही तरीका मिलेगा। तो क्योंकि सारे एलिमेंट्स को एसोसिएट करना है तभी हमारा फंक्शन बनता है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ वेज आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। इज इट ऑल राइट? तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेज बेटा हमारे कह लो, या इसका मतलब टोटल इंजेक्टिव फंक्शंस कह लो, बात एक ही है। तो टोटल इंजेक्टिव फंक्शंस जो हैं हमारे, वो इनको मल्टीप्लाई करके आएंगे। दैट इज n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टिल 1, which is equal to n factorial. Is it all right? तो this is going to be the answer. क्या आंसर होगा? n factorial. या आप इसको देखो डायरेक्टली भी कर सकते हो कि अगर आपके पास मान लो हमारे पास f फंक्शन है a से a में, इसमें n एलिमेंट्स हैं बेटा और इसमें भी ऑब्वियसली n एलिमेंट्स हैं, तो हमें पता है कि अगर फंक्शन ऑन टू भी चाहिए और 1 1 भी चाहिए तो हमारे पास नंबर ऑफ बाइजेक्शंस एक तरह से कह लो वो कितनी हो जाएंगी? n फैक्टोरियल। या नंबर ऑफ, याद है इंजेक्टिव फंक्शंस अभी हमने किया था, हमने कहा था npm, तो यहां पे नंबर ऑफ, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस, दिस विल बी इक्वल टू
npn, जो कि होता है किसके इक्वल, n फैक्टोरियल के. तो you can also do the question by using direct formula. So the answer is this, that is n factorial. Is it all right? तो n factorial हमारे होंगे number of injections from A onto itself. तो ये था एग्जाम्पल 27. अगले पे मूव करते हैं. लुक एट एग्जाम्पल 28. आपको कहा है z is the set of integers, r be the relation defined in z such that a is related to b if a minus b is divisible by 3. अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स ऐसे हैं कि उनका डिफरेंस 3 से डिविजिबल है, तो फिर हम कहेंगे कि वो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर R को बिलोंग कर रहा है. तो आपको बताना है R पार्टीशंस Z इनटू हाउ मेनी पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स. कितने डिसजॉइंट सबसेट्स में पार्टीशन हो जाएगा पूरा सेट जो इनफाइनाइट सेट है इंटीजर्स का. अब देखो क्वेश्चन करना कैसे है. R में हमारे पास देखो वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स A B आ रहे हैं सच दैट एक तो A और B दोनों ही बेटा इंटीजर्स हैं, और फिर हमें कहा है कि A माइनस B इज डिविजिबल बाय 3. इज इट ऑल राइट कि A माइनस B 3 से डिविजिबल होगा. A माइनस B 3 से डिविजिबल है, मतलब A माइनस B इज ऑफ द टाइप 3 लैम्डा वेयर लैम्डा इज एनी इंटीजर. मतलब डिफरेंस जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा. अब आप देखो जैसे अगर हम इंटीजर्स लेने शुरू करते हैं तो एक हमारा जो सेट हो जाएगा वो ये हो जाएगा. कब आप दो नंबर्स ऐसे लोगे जिनका डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 3 है, जब आप 3 के मल्टीपल्स ले लो. जैसे ये देखो 0, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन. नेगेटिव भी ले सकते हो, -3, -6 एंड सो ऑन. इस टाइप के नंबर्स का सेट. इनमें अगर A और B आप लेते हो, अगर A और B इसको बिलोंग करते हैं, कोई भी दो नंबर्स A और B ले लो, उनका डिफरेंस 3 का मल्टीपल आएगा. जैसे अगर आप 3 और 12 ले लो चाहो तो 12 माइनस 3 या 3 माइनस 12, 9 या -9, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3. तो एक सेट हमारा ये बन गया. इज इट ऑल राइट? वन इज दिस सेट. तो इस सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए सेट में वो सारे एलिमेंट्स x आ रहे हैं सच दैट x इज ऑफ द फॉर्म 3k वेयर k इज एनी इंटीजर, मतलब मल्टीपल ऑफ 3. तो एक सेट तो ये हो गया. अगला देखो b क्या होगा. b सेट हम ये ले सकते हैं बेटा जिसमें डिफरेंस 3 का मल्टीपल हो जाए. अगर इनमें आप 1 1 ऐड कर दो, जैसे 0 + 1 इज 1, 3 + 1 इज 4, फिर 7, फिर 10, फिर 13. ऑल राइट, ऐसे ही देखो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, -3 में 1 ऐड करो, -2, ठीक है, फिर -5 एंड सो ऑन. इनमें भी कोई भी दो नंबर्स लोगे तो उनका डिफरेंस 3 का मल्टीपल होगा. जैसे 4 - 1 इज 3, 10 - 1 ले लो, 9 मल्टीपल ऑफ 3 है, -2 - 1 ले लो, -3 मल्टीपल ऑफ 3 है, -5 - 1 -6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. तो दूसरा सेट इस टाइप के नंबर्स का हो गया. अब ये किस टाइप के नंबर्स हैं? These are numbers of the type x such that x is equal to multiple of 3 + 1 where k is any इंटीजर. तो दूसरा सेट हमारा इस टाइप का आ गया जिसमें हम मल्टीपल्स ऑफ 3 + 1 ले रहे हैं. अब देखो तीसरा किस टाइप का हम लेंगे, C, जिनमें आप इन नंबर्स में 1 1 फिर से ऐड करो तो भी डिफरेंस 3 से डिविजिबल हो जाएगा. जैसे हम 2 ले लें, 4 + 1 5, फिर 8, देन 11, 14 एंड सो ऑन. इसमें -2 + 1 करो, -1, देन -4 एंड सो ऑन. बेटा ये कोई भी दो नंबर्स ले लो, डिफरेंस विल बी अ मल्टीपल ऑफ 3. जैसे 8 और 2 लो, 8 - 2 इज 6, या 2 - -1 ले लो 3, 2 - -4 ले लो 6. तो इनमें भी कोई भी दो नंबर्स लेते हैं तो डिफरेंस विल बी अ मल्टीपल ऑफ 3. मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, a - b इज 3 लैम्डा. अब C सेट हमारा जो तीसरा है वो किस टाइप का है, x सच दैट x इज ऑफ द फॉर्म 3k + 2 मल्टीपल ऑफ 3 + 2 वेयर k इज एनी इंटीजर. तो देखो ये 1, 2 और 3 हमारे डिसजॉइंट हैं, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है और इनको मिला लो तो सारे इंटीजर्स कवर हो जाएंगे, कोई भी इंटीजर आपका बचेगा नहीं. इज इट ऑल राइट? तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो ABC 3 सेट्स हैं, एक तो इनमें आपस में बेटा इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है.
इज इट ऑल राइट? डिसजॉइंट है आपस में, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है, बी इंटरसेक्शन सी आपकी एम्प्टी है, सी इंटरसेक्शन ए बी क्या है? एम्प्टी है, और ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो सेट ऑफ क्या हो गया? इंटीजर्स। तो 3 डिसजॉइंट सेट्स में ये हमारा पूरा सेट जो है वो पार्टीशन हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा? 3 आएगा। It will be dividing into 3 pairwise disjoint subsets. Is it okay? So this was example 28. Let's take the next one, example 29. क्या दिया है पढ़ते हैं। R is the set of real numbers and star be the binary operation defined on R such that A star B है A plus B minus AB for all AB belonging to R. तो आपने बताना है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन। अब यहां पे देखो आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब ए और बी हमारे रियल नंबर्स हैं बेटा, और ए स्टार बी इज गिवन टू बी ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट की वो बात करते हैं, हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है बेटा। लुक एट दिस आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, ये देखो थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट मी जस्ट राइट बिलो, एक सेकेंड, तो इसको नीचे ही लिख लेते हैं। देखो क्या कैसे हम डिफाइन करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है एन एलिमेंट, इसको डिनोट करते हैं ई से। तो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, अगर आपके पास ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इटसेल्फ एंड इट इज सेम एज ई स्टार ए, तो ई इज कॉल्ड एज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इज इट ऑल राइट? तो ये हम कहते हैं, और ये पूरे बाइनरी ऑपरेशन में हर एलिमेंट के लिए बेटा सेम होता है। अब यहां पे एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो उसे हमें निकालना है। तो यहां पे लेते हैं हम लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। इज इट ऑल राइट? मान लो ये है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एक तो ई किसको बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर्स को, एंड मोर ओवर ए स्टार ई शुड बी इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए। अब देखो हम ये बाइनरी ऑपरेशन यूज करते हैं। आपको क्या दिया है? ए स्टार बी है, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट माइनस उनका प्रोडक्ट। तो यहां पे यही यूज करते हैं। दिस इंप्लाइज वी आर गेटिंग ए स्टार ई हो जाएगा ए प्लस ई माइनस ए इंटू ई शुड बी ए, एंड इट शुड बी ई प्लस ए माइनस ई इंटू ए। अब देखो ये और ये सेम ही है, रियल नंबर्स में देखो ए प्लस ई प्लस ए सेम होता है, और ए ई इंटू ई ए भी सेम होता है, क्योंकि एडिशन भी कॉम्यूटेटिव होता है और मल्टीप्लीकेशन भी नंबर्स में, ऑल राइट, रियल नंबर्स में। तो कोई भी एक चीज ले लेते हैं, तो इन दोनों को आप इक्वेट कर लो, ए कैंसल हो जाएगा बेटा, वी आर गेटिंग ई माइनस ए ई टू बी इक्वल टू 0। टेक ई कॉमन, वी हैव 1 माइनस ए इक्वल टू 0। तो इसका मतलब या तो हमारे पास ए 1 हो जाए, इज इट ऑल राइट, या फिर ई क्या हो जाए? 0। इज इट ऑल राइट? तो इसका मतलब हमें जो ई चाहिए था वो हमें मिल गया 0। देखो वेरीफाई भी कर लेते हैं, क्या आइडेंटिटी एलिमेंट 0 ही है? पहली बात तो देखो 0 इज अ रियल नंबर, 0 आर को बिलोंग करता है। और फिर ऑब्जर्व करो व्हाट इज ए स्टार 0? ए प्लस 0 माइनस ए इंटू 0, यही हमारा बाइनरी ऑपरेशन था। ए इंटू 0 भी 0 है, तो ये ए आ गया ना। ऑल्सो इसी तरह से 0 स्टार ए भी आपका ए आ जाएगा, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। इसका मतलब ये हो गया दिस इंप्लाइज आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0 बेटा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है इस बाइनरी ऑपरेशन में दैट इज 0, राइट। तो दिस विल बी द आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास देखो ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो वी हैड टू फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, जैसे मैंने कहा वो हमारा आया है 0, राइट। तो दिस विल बी द आंसर। अगले पे मूव करें। लुक एट नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज एग्जांपल 30th। इसमें आपको दिया है कंसिडर अ सेट ए इक्वल टू 1 2 3 और रिलेशन आर है 1 2 1 3। तो R इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, आपने बताना है ये ट्रू है या नहीं है।
आप देखो, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं और इसमें आपने बताना है स्टेट ट्रू या फॉल्स, कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, हमें ये बताना है। अब आप नोटिस करो, जैसे ए सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ऑलराइट, आपको पता है रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो आपको ये वाला रिलेशन दिया है पर्टिकुलरली विच इज कंटेनिंग एलिमेंट 1 2 1 3। अब देखो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या थी हमारी, एक बारी रिकॉल करते हैं। एक पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया है, क्या कि अगर हमारे पास ए बी कॉमा बी सी बिलोंग टू आर, अगर किसी रिलेशन को करते हैं, देन ए कॉमा सी शुड बिलोंग टू आर। तो यहां पे मेन चीज है इफ, अगर ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनमें एक की सेकेंड एंट्री दूसरी की फर्स्ट एंट्री के इक्वल है, लेकिन यहां पे तो ऐसा कोई केस ही नहीं है, फर्स्ट एंट्रीज इक्वल है, कोई ऐसा केस नहीं है कि एक की फर्स्ट दूसरे की सेकेंड एंट्री के इक्वल है। तो जब आपको दो ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे मिल ही नहीं रहे तो हम एसी कहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपका आर जो है वो कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। कब कोई रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता? जब ए बी कॉमा बी सी आर में होता है और ए सी नहीं होता। अगर ऐसे दो केस ही नहीं है आर में बेटा, तो बाय डिफॉल्ट आर ट्रांजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये वाला रिलेशन इट इज ट्रांजिटिव, ऑलराइट, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हमारा है। तो हमें बताना था ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई बेटा, ट्रू, ऑलराइट, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, गॉट इट। अगले पे मूव करते हैं। लुक एट एग्जाम्पल 31। अगेन आपने बताना है स्टेट ट्रू या फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए इज अ फाइनाइट सेट, तो आपको बताना है ईच इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए ऑन टू इटसेल्फ इज नॉट सर्जेक्टिव। ये बात ट्रू है या फॉल्स है? अब देखो आपको क्या दिया है कि मान लो ए कोई भी फाइनाइट सेट है, तो मान लो ए हम एक सिंपल सा सेट ले लेते हैं, मान लो कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 2 3, ठीक है। तो इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए इनटू इटसेल्फ लेना है, तो ये देखो ये ए हो गया और यहां पे भी ए है, इज इट ऑल राइट, 1 2 3, और ए में ऑफ कोर्स सेम एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3। अब आपको फंक्शन इंजेक्टिव चाहिए। इंजेक्टिव का मतलब हमें ये पता चल गया कि एफ इज 1 1, ठीक है, मतलब इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिव तब होता है जब हर एक एलिमेंट की इमेज डिफरेंट होगी, कि अगर प्री इमेजेस डिफरेंट हैं तो इमेजेस भी डिफरेंट होनी चाहिए। अब देखो अगर आपने 1 को मान लो 2 से रिलेट कर दिया, तो आप 2 को 2 से नहीं रिलेट कर सकते, डिफरेंट से करना पड़ेगा। तो 2 1 से रिलेट होगा, अब फिर 3 के लिए एक ही चॉइस बचेगी ना, तो 3 3 से रिलेट होगा। तो आप नोटिस करो, अगर आप कोई फंक्शन एक सेट से खुद में ले रहे हो और वो इंजेक्टिव ले रहे हो, कि अगर ये डिफरेंट हैं तो ये भी डिफरेंट होंगी, तो हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज तो बनेगा ही ना। तो यहां पे ए में एवरी एलिमेंट, ठीक है, इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन ए, ठीक है ना, हर एलिमेंट आपकी इमेज बनेगा, कोई छूटेगा ही नहीं, क्योंकि हर एक को इमेज देनी है और डिफरेंट देनी है। तो अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो तीनों ही रिलेट होंगे, तो एवरी एलिमेंट इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन ए, इज इट ऑल राइट। तो इसका मतलब हो गया कि एफ इज सर्जेक्टिव ऑल्सो। तो हमेशा ये सर्जेक्टिव भी होगा अगर आपके पास फंक्शन ए इंटू इटसेल्फ है और वो इंजेक्टिव है, तो सर्जेक्टिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक को डिफरेंट से रिलेट करना है, तो यहां का हर एलिमेंट इमेज बनेगा किसी ना किसी एलिमेंट की। तो यहां पे जो क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं बेटा कि अगर ए फाइनाइट सेट है फॉर ईच इंजेक्टिव फंक्शन, देन ईच इंजेक्टिव फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, ये रॉन्ग है। हर इंजेक्टिव फंक्शन सर्जेक्टिव भी हो जाएगा। तो यहां पे हम बोल देंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बेटा, ऑलराइट। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। अगले पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ एग्जाम्पल 32। 32 एग्जाम्पल में भी आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। आपको कहा है फॉर सेट्स ए बी सी, मान लो एफ फंक्शन है ए से बी में, जी फंक्शन है बी से सी में, सच दैट जी नॉट एफ इंजेक्टिव है।
तो वो स्टेटमेंट में ये बोल रहे हैं कि बोथ एफ एंड जी इंजेक्टिव होने चाहिए। क्या तभी सिर्फ जी नॉट एफ इंजेक्टिव बनेगा? चेक करते हैं। ये देखो, जैसे हमें एफ फंक्शन दिया है ए से बेटा बी में और जी फंक्शन दिया है बी से सी में। अब आप ऐसे देखो, लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एरो डायग्राम। ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। सपोज आई एम टेकिंग एलिमेंट्स 1 2 3 इन ए, बी में लिए मान लो 1 2 3 4 और सपोज सी में है 1 2 3। अब आप नोटिस करो एफ फंक्शन ए से बी में है। मान लो 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है और 3 की इमेज 3 है। हमें दिया है कि यहां पे जी नॉट एफ इंजेक्टिव होना चाहिए। इज इट ऑल राइट? अब मान लो जी फंक्शन लेते हैं बी से सी में। सपोज 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है। क्योंकि जी फंक्शन है तो हर एलिमेंट रिलेट होना चाहिए ना, 4 को भी रिलेट होना है। मान लो 4 रिलेट हो गया 3 से। इज इट ऑल राइट? एक एलिमेंट 2 से रिलेट नहीं हो सकता, पर 2 एलिमेंट 1 से रिलेट हो सकते हैं ना, मेनी टू वन फंक्शन कहते हैं इसे। अब आप यहां पे जरा ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है कि f of 1 is equal to 1, f of 2 is equal to 2 और यहां पे f of 3 is equal to 3. Is it okay? फिर g फंक्शन देखो, g of 1 is 1, g of 2 is 2, g of 3 is also is 3 और g of 4 भी बेटा कितना है? 3 है। अब हम लेते हैं हमारा फंक्शन g नॉट f। वो बोल रहे हैं कि दिया है आपको कि g नॉट f क्या है? हमारा इंजेक्टिव है। तो देखते हैं हमारा ये g नॉट f इंजेक्टिव बना है कि नहीं। चेक करते हैं। ये देखो, g नॉट f आएगा कैसे? ध्यान से देखना। जैसे g नॉट f आपका फंक्शन हो जाएगा a से c में, तो अब जैसे g नॉट f ऑफ a में एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3, जैसे g नॉट f ऑफ 1 ले रहे हो तो इट विल बी g ऑफ f ऑफ 1। ठीक है, यहां पे ये देखो, तो f ऑफ 1 कितना है? 1, तो इट विल बिकम g ऑफ 1। g ऑफ 1 इज अगेन इक्वल टू 1, राइट? तो 1 की इमेज 1 आ गई। फिर अगर हम लेते हैं g नॉट f ऑफ 2 तो इट विल बी g ऑफ f ऑफ 2। इज इट ऑल राइट? f ऑफ 2 आपका 2 है, आप देख सकते हो, तो दिस इज इक्वल टू g ऑफ 2 और g ऑफ 2 फिर से कितना है? 2 है। फिर आगे चलो, यहां पे अगर हम लेते हैं g नॉट f ऑफ 3, इज इट ऑल राइट? a में 3 ही एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो दिस विल बी g ऑफ f ऑफ 3, ऑल राइट, विच इज g ऑफ f ऑफ 3 3 है और g ऑफ 3 कितना है? 3। तो a में देखो 3 ही एलिमेंट्स थे, तो g नॉट f हमारा फंक्शन a से c में है बेटा, ऑल राइट? तो ये हमारा फंक्शन आप देख सकते हो, अगर प्री इमेजेस डिफरेंट हैं तो इमेजेस भी डिफरेंट हैं, तो यहां पे g नॉट f इज इंजेक्टिव, जो हमने एग्जांपल लिया है, ऑल राइट? अब आप ऊपर देखो जरा, आप नोटिस कर सकते हो यहां पे f भी इंजेक्टिव है। अगर प्री इमेजेस डिफरेंट हैं तो उनकी इमेजेस भी डिफरेंट हैं। बेशक f ऑन2 नहीं है क्योंकि 4 बचा है जिसकी कोई इमेज नहीं है, पर हम तो इंजेक्टिव की बात कर रहे हैं ना। तो यहां पे बेटा हमारा f जो है वो क्या है? इंजेक्टिव है, ऑल राइट? लेकिन देखो g इंजेक्टिव नहीं है, 3 और 4 दोनों की इमेज सेम आ गई है 3, तो इसका मतलब g इज नॉट इंजेक्टिव। तो f का इंजेक्टिव होना जरूरी है, g का नहीं है, फॉर g नॉट f टू बी इंजेक्टिव। तो स्टेटमेंट में हमें यह कहा गया था कि बोथ f एंड g आर इंजेक्टिव, तो ये बात क्या हो गई? रॉन्ग। हमने एक एग्जांपल में देखा कि g नॉट f इंजेक्टिव है तो f इंजेक्टिव होगा, पर g इंजेक्टिव नहीं भी है तो भी ऐसा हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी फिर से बेटा क्या हो गई? फॉल्स। इज इट ऑल राइट? तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स। गॉट इट? अगले पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ दिस एग्जांपल 33 बेटा। इसमें कहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको कहा है फॉर सेट्स ए बी सी लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जी इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी सच दैट जी नॉट एफ सर्जेक्टिव है। तो वो बोल रहे हैं क्या जी सर्जेक्टिव है? इज जी सर्जेक्टिव? चेक करते हैं। ये देखो हमें क्या दिया है,
वी आर गिवन f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b और g फंक्शन है बेटा b से किस में, c में। अब आपको कहा है कि g नॉट f इज सर्जेक्टिव, दिस इज गिवन। ऑलराइट, आप देखो g नॉट f जो है बेटा वो फंक्शन हो जाएगा किससे, a से c में। इज इट ऑलराइट, a से c में। जैसे आप देखो एक तरह से हमारे पास ये सेट A होगा कोई, ये सेट B हो गया बेटा, और ये सेट मान लो कोई C हो गया। तो F फंक्शन A से B में है और जो हमारा G फंक्शन है वो B से C में है। मान लो कोई एलिमेंट X है जिसकी इमेज Y है और उसकी इमेज हो गई Z। तो अगर G नॉट F सर्जेक्टिव है, इसका मतलब हर Z की प्री इमेज आपको मिलेगी। तो सिंस वी विल से, सिंस G नॉट F इज सर्जेक्टिव, इज इट ऑल राइट, मतलब ऑन टू दिस इंप्लाइज फॉर एवरी Z in C, all right, for every Z in C there exists X in A such that G not F of X is equal to Z। तो हर C में जो एलिमेंट है उसकी हमें प्री इमेज मिलेगी। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हो गया कि G ऑफ F ऑफ X विल ऑलवेज बी इक्वल टू Z। ऐसा हर Z के लिए हमें मिलेगा। अब हम यहां पे अगर एज्यूम कर लें, लेट अस एज्यूम दैट F ऑफ X टू बी इक्वल टू Y। मान लो अंडर F X की इमेज हमारी Y है, तो एक तरह से हमें क्या मिल रहा है कि G ऑफ Y विल बी इक्वल टू Z फॉर ऑल Z इन C। इज इट ऑल राइट? तो मतलब फॉर एवरी Z इन C आपको एक Y मिलेगा B में, तो इसका मतलब G क्या हो गया, सर्जेक्टिव। तो वी कैन से दिस इंप्लाइज फॉर एवरी Z in C there exists Y in B such that G of Y is equal to Z। तो इसका मतलब है बेटा कि G is surjective। Is it all right? So this implies G is surjective। तो ये फंक्शन हमारा हो गया सर्जेक्टिव। अब हम स्टेटमेंट देखते हैं, हमें क्या दी हुई थी, लेट अस चेक। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, देखो ट्रू हो गई ना, कि अगर F A से B में है, G B से C में है और G नॉट F सर्जेक्टिव है तो G भी हमारा होगा सर्जेक्टिव। तो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। इज इट ऑल राइट? तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो, दैट इज एग्जाम्पल 34 बेटा। इज इट ऑल राइट? तो 34 हमारा ये है कि अगर सेट n है नेचुरल नंबर्स का, तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार इन n डिफाइंड एज a स्टार b इज a प्लस b फॉर ऑल a b बिलोंगिंग टू n हैज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो चेक करना है वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो चेक करते हैं, यहां पे देखो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन a स्टार b दिया है, सिंपली एडिशन का ऑपरेशन जिसमें a और b बिलोंग करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। अब बात फिर से आइडेंटिटी एलिमेंट की हो रही है, तो रिकॉल करते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट का हमारा मीनिंग क्या था। इज इट ऑल राइट? तो हम ये बोलते हैं ना कि अगर आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट बेटा E है, तो वी हैव दिस कंडीशन A स्टार E इज A इक्वल टू E स्टार A फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू जो भी आपको सेट दिया है, जैसे इस केस में नेचुरल नंबर्स। तो लेट अस अप्लाई दिस। तो यहां पे इसका मतलब ये हो गया, आगे देखो A स्टार E हमारा कितना आ गया, A स्टार B अगर A प्लस B है तो A स्टार E का मतलब हो गया A प्लस E शुड बी A, इट शुड बी इक्वल टू E प्लस A। और यहाँ पे जो E है आपका वो भी किसको बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर्स को, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर्स में ही हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से क्या मिल रहा है देखो, E प्लस A प्लस E और E प्लस A तो एक ही है, इन दोनों को इक्वेट करो तो वी आर गेटिंग E टू बी इक्वल टू 0। लेकिन 0 नहीं बिलोंग करता नेचुरल नंबर्स को।
ठीक है ना, ये नेचुरल नंबर नहीं है बेटा। तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन n। तो दिस इंप्लाइज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ऑल राइट, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है बेटा हमारा स्टार, ये देखो, does not exist in natural numbers, क्योंकि हमारे पास E0 आया है विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो यहां पे क्वेश्चन ये था कि इट हैज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी फॉल्स। ऑल राइट, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इज इट ओके? अगर नेचुरल नंबर्स नहीं होता, इंटीजर्स होता ना, तब ये करेक्ट हो जाता। देखो, क्योंकि हमारे पास यहां पे नेचुरल नंबर्स है तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ठीक है, सो इन दिस लेक्चर बेटा यू हैव सीन वी हैव डन एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस, रादर एग्जांपल्स हमने किए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड थे। तो वी हैव कवर्ड एग्जांपल्स 17 to 34। ऑल राइट, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम योर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। आगे जेईई मेंस या कोई भी और एग्जाम देने हैं तो ऑल दीज क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चंस ऐसे थे कि हमारे रिलेशंस और फंक्शंस के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे रिवाइज हो गए। ऑल राइट, तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज। ऑल राइट, जो रिलेशंस फंक्शंस की एक्सरसाइज है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। ऑल राइट, till then keep practicing, all right, and keep enjoying the benefit of our courses. Thank you beta and bye bye.